फ्रेंड्स, टीचर्स, माय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आपकी समस्याओं को देखते हुए हमने YouTube चैनल पर आपको समस्याओं का समाधान वीडियो बना करके बताना समझाना शुरू किया है। हम अब तक प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं का चैप्टर पूरा हो चुका है। अब पूर्ण संख्याओं का लास्ट चैप्टर है आपके सामने। पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया, उसके बारे में समझते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 6 के गणित में अब तक जो भी पूर्ण संख्याओं में संक्रियाएं सीखी हैं उसमें सबसे पहले आती है समवर्ग परगुण। तो इसमें भी हम देखते हैं क्या भाग की संक्रिया में समवर्ग परगुण का परीक्षण करके देखते हैं क्या इसमें ये लागू होता है। तो पूर्ण संख्याओं के हमने कुछ जोड़े लिए, जैसे 24 और 6 हैं, 17 और 4, 7 और 8, 0 और 5, 9 और 9। तो हम इनमें भाग करके देखते हैं कि अगर हमने 24 को 6 से भाग दिया तो 4 आ गया, लेकिन जैसे हम 17 को 4 से भाग देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दशा में पहली पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। इसलिए भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ग नहीं है। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे हम पूर्ण संख्या को 0 से भाग देते हैं तो ये किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ देखा है कि 8 को हमने 0 से भाग दिया, तो हम ये देखते हैं कि भाग दे के देखते हैं कि जैसे हम 0 को हमने 0 से 8 को भाग दे रहे हैं, 0 8 0, तो यहाँ 0 आया, तो अब शेष बचा फिर 8, फिर हमने 0 से 8 को भाग दिया, फिर जो है शेष 0 आया, फिर शेष 8 बचा। फिर हमने तीसरी बार भाग दे करके देखा तो बार बार भागफल में तो वही संख्या आ रही है, लेकिन हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा। तो हम कहीं तक भी जा सकते हैं, तो ये अनंत तक जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से भाग देते हैं तो अनंत तक हो जाती है, इनफिनाइट तक। हालांकि अनंत कोई संख्या नहीं है, जिसको हम मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। अब तीसरे नंबर पर हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि तत्समक अवयव जो योग में, घटा में, गुणा में, अब तक हमने पढ़ा था कि जैसे योग में और घटा में 0 तत्समक अवयव होता है कि अगर हम 0 को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम 1 का गुणा हम किसी पूर्ण संख्या में करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अगर 1 से हम किसी पूर्ण संख्या को भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये भाग का भी तत्समक अवयव है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ देखा, 2 से हमने 2 को 1 से भाग दिया तो 2 ही प्राप्त हुआ, 3 को भाग दिया तो 3 ही प्राप्त हुआ, और 4 को भाग दिया 1 से तो 4 ही प्राप्त हुआ। तो किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। अब हम चौथे नंबर पे शून्य में किसी शून्यतर मतलब शून्य से बड़ी, शून्य से आगे की शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। शून्यतर समझो, यानी कि शून्य से बड़ी संख्या है, जो शून्य से आगे की जो संख्या होती है, 1 2 3 4, तो शून्य से जो आगे की संख्या होती है उनको शून्यतर संख्या बोलते हैं, उत्तरवर्ती संख्या। तो हम जब 0 को 5 से भाग देते हैं या 0 को हम 6 से या किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो हमें भागफल 0 ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि शून्य में किसी शून्यतर यानी शून्य से जो बड़ी संख्याएं हैं उससे हम भाग देते हैं तो भागफल हमेशा शून्य यानी कि 0 ही प्राप्त होता है। अब किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग का हम परीक्षण करके देखते हैं। यानी कि हम 2 को अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2 1 ही प्राप्त होता है। 3 को 3 से भाग देते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है। 4 को 4 से भाग देते हैं तो हमें एक ही संख्या, वही 4 को 4 से भाग दिया तो 4 एकम 4, 1 ही प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि शून्य से बड़ी अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमें भागफल 1 ही प्राप्त होता है। अब इसमें एक और हम ध्यान देते हैं कि भाग संक्रिया गुणा संक्रिया की विलोम होती है। जैसे 4 को 5 से भाग गुणा किया तो 20 आता है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि 20 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 5 आता है, और अगर 20 को हम 5 से भाग देते हैं, 20 को 5 से भाग देते हैं तो 4 आता है। तो अब हम इसमें जो हमारा अभ्यास 2D है उसमें कुछ सवाल है, उसको हम करके देखते हैं। जैसे पहला सवाल, इसमें आप देखेंगे
कि ये लाइन खींची हुई है, रेखा खींची हुई है, इस पे संख्या अंकित हैं 12, 0 से लेकर 12 तक। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये सवाल पूछा गया है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। तो हम इसको ऐसे हल कर सकते हैं, ऐसे जान सकते हैं। देखिए कि 0 से 2 तक पहले हम पहुंचे, फिर 2 से फिर 4 तक पहुंचे, फिर 4 से 6 तक पहुंचे, फिर 6 से 8 तक, फिर 8 से 10 तक, फिर इसी प्रकार से 10 से 12 तक। हमने देखा कि हम 2-2 की संख्या में बार बार आगे बढ़ रहे हैं, 2-2 की संख्या में आगे बढ़ रहे हैं, 2-2 की संख्या में। तो हम देख सकते हैं इसमें जोड़े कितने बने, 1, फिर 2 यहाँ तक, फिर यहाँ तक 3, और यहाँ तक 4, यहाँ तक 5, यहाँ तक 6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 को हम 2-2 के जोड़े से भाग दे रहे हैं, तो 12/2 यानी कि 6 हमें जोड़े प्राप्त हुए। इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जैसे अगर हम भाग को समझें कि भाग क्या होता है, एक बार समझे। जैसे 12 को हमने 2 से भाग दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि 12 को जब हम भाग देते हैं तो हमें ये देखिए 2 से 12 को भाग दिया तो 2×6 12, यानी कि हमें 6 किसके 2-2 के जोड़े प्राप्त हुए। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि 6 बार अगर हम 2 को जोड़ते हैं हमें तो 12 प्राप्त होता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि ये संख्या रेखा पर जो हमने विभाजन के तथ्य हैं उनको जान लिया कि कैसे हम इसको लिखते हैं। अब इसमें देखें आप दूसरा सवाल, 21 को भाग दिया 3 से बराबर आया 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21 है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि भाग संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है। जिस प्रकार से हमने यहाँ लिखा 4 × 5 = 20 होता है, इसी प्रकार से तो हमने यहाँ इसको जान सकते हैं कि 56 को भाग दिया 8 से बराबर 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 × 8, 8 × 7 = 56 होता है। दूसरा फिर है इसमें 66 भाग 11 = 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 × 6 = 66 होता है। अच्छा, अब तीसरा सवाल है 117